हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के बारे में बात करेंगे। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग जो है एक नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। यहाँ पे आप मटेरियल रिमूवल के लिए वाटर या एब्रेसिव फेजेस की मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट से पहले इसे 1974 में डेवलप किया गया था ताकि हम मेटल्स को क्लीन कर सकें। वहीं जब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो जो आपका कटर होता है उसको आप एक हाई प्रेशर वाटर पंप से कनेक्ट करते हैं, जहां से वाटर जो है नोजल से इजेक्ट किया जाता है। जो ये आपका हाई स्पीड वाटर जेट है, इसको हम लोग मटेरियल को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे सस्पेंडेड ग्रिट और एब्रेसिव्स की फॉर्म में हम कुछ एडिटिव्स भी ऐड करते हैं जो कि आपके प्रोसेस को असिस्ट करते हैं। जो एब्रेसिव्स हम यहाँ यूज़ करते हैं वो गार्नेट भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी हो सकता है, सैंड भी हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग बहुत से टाइप्स के एब्रेसिव्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हम कौन से मटेरियल को कट कर रहे हैं। वहीं जब हम लोग बेसिक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस मैकेनिज्म से हम मटेरियल रिमूवल करते हैं या फिर जो हमारा प्रोसेस प्रिंसिपल है, हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पे वाटर जो है वो 70% यूज़ किया जाता है और एब्रेसिव जो है उसकी क्वांटिटी 30% होती है। नीचे आपका कंट्रोल वॉल्व या वेरिएबल मिक्सचर लगा होता है। कंट्रोल वॉल्व का काम होता है कि वाटर और एब्रेसिव की क्वांटिटी को कंट्रोल करे, और जो वेरिएबल मिक्सचर है वो इन दोनों की जब क्वांटिटी आपकी मिक्स हो जाती है उसमें इनके कंपोजिशन को वेरी कराना आपके वेरिएबल मिक्सचर का काम होता है। यहाँ से ये जो एब्रेसिव वाटर का मिक्सचर है वो नोजल में जाता है, जहाँ से आपका जेट फॉर्म होकर वर्कपीस को कट करने का काम करता है। अगर हम नॉर्मली इसके मैकेनिज्म को समझते हैं तो आपका एब्रेसिव जेट जो है वो उसी तरीके से स्टार्ट होता है जिस तरीके से आपका प्योर वाटर जेट स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपके पानी की, आपके वाटर की थिन स्ट्रीम जो है वो नोजल में आती है, जहाँ पे आपका एब्रेसिव जो है स्ट्रीम के साथ मिक्स होता है। फिर जो ये मिक्सचर है आपका वाटर और एब्रेसिव का, यहाँ पे क्या होता है कि वाटर के जेट का जो मोमेंटम है वो आपके एब्रेसिव पे ट्रांसफ़र किया जाता है। आपका एब्रेसिव वाटर जेट जो है वो कोरेंट होता है नेचर में। ये जब नोज़ल को लीव करता है तो या नोज़ल से बाहर निकलता है तो ये हार्डर मटेरियल्स को कट करने की एबिलिटी रखता है। जिन मटेरियल्स को ये कट करता है वो आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, ग्लास भी हो सकता है, सेरेमिक्स भी हो सकते हैं, कंपोजिट्स भी हो सकते हैं। वहीं जो आपका एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग है, ये कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड से 10 टाइम्स फास्टर आपके कंपोजिट मटेरियल्स को कट करता है। सिलिकॉन कार्बाइड, सैंड, कोरंडम, ग्लास बीड्स जो है वो ये सब भी आपके एब्रेसिव मटेरियल्स होते हैं, जिनका ग्रेन साइज जो है वो 10 से 150 माइक्रोमीटर तक आप जो है यूज़ करते हैं। वहीं हम जब यहाँ पे एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की अप्रोचेज़ की बात करते हैं तो इसकी अलग अलग कई टाइप की अप्रोचेज़ होती हैं। सबसे पहले आपका एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग एंट्रेंड टाइप का होता है, जिसमें आपकी 3 फेज इन्वॉल्व होती हैं, वाटर, एयर और एब्रेसिव। जब हम एंट्रेंड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके एब्रेसिव्स जो है वो एयर के फ्लो के साथ मूव करते हैं। यहाँ पे एब्रेसिव्स का अपना कोई फ्लो नहीं होता, एयर जो होती है वो एब्रेसिव्स को अपने साथ कैरी करती है। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग जो दूसरे टाइप का है वो सस्पेंडेड नेचर का होता है, जिसमें आपकी 2 फेज इन्वॉल्व होती है, वाटर और एब्रेसिव। यहाँ पे आपका वाटर जो है वो एब्रेसिव जो है वो वाटर के अंदर सस्पेंड हो जाता है, मीन्स वाटर जो है वो आपके एब्रेसिव को कैरी करता है। वहीं इसकी अप्रोच में 3 टाइप की पंपिंग आती है आपकी, कि आपके वाटर और एब्रेसिव के मिक्सचर को किस तरीके से आप जो है नोजल के थ्रू पंप करते हैं या नोजल तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पंपिंग आता है। अभी हमने एक पीछे ये डायग्राम देखा था, इसमें हो क्या रहा है कि आपका हाई प्रेशर वाटर यहाँ से आ रहा है, एब्रेसिव यहाँ से इसके अंदर आके स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो रहा है। तो ये एक तरीके से आपका डायरेक्ट पंपिंग के टाइप में आता है, जहाँ से आपका जब पानी हाई प्रेशर वाटर सप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली मटेरियल के ऊपर जाके स्ट्राइक करता है, जिसको कि आप डायरेक्ट पंपिंग का नाम देते हैं। बाकी दूसरा जो है आपका वो इनडायरेक्ट पंपिंग है। इनडायरेक्ट पंपिंग में क्या होता है कि आपके जो ये एब्रेसिव्स होते हैं, एब्रेसिव्स और आपके हाई प्रेशर वाटर के बीच में एक आइसोलेटर लगा होता है जो इन दोनों को अलग अलग करता है। आपका हाई प्रेशर वाटर जब ऊपर से एंटर करेगा तो इस स्पेस को, प्रेशर वेसल को फिल करेगा। जब ये इस प्रेशर वेसल को फिल करेगा तो आपका जो ये आइसोलेटर है नीचे की ओर पुश होगा, जिसकी वजह से आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स और यहाँ जो वाटर एब्रेसिव मिक्सचर है वो नीचे की ओर सस्पेंड हो जाएगा, जिससे कि आपका मटेरियल जो है आपको
आप अपने मटेरियल को जो है कट कर पाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट पंपिंग में काउंट होता है। वहीं थर्ड टाइप जो आपका आता है वो है बाईपास पंपिंग। बाईपास पंपिंग में क्या होता है, आपका हाई प्रेशर वाटर जो है वो दो डायरेक्शंस लेता है। एक डायरेक्शन में वो नोजल की ओर मूव कर रहा होता है, वहीं दूसरी डायरेक्शन में वो सिलेंडर के ऊपर से, इस प्रेशर वेसल के ऊपर से घूम के आता है, प्रेशर वेसल को फिल करता है और इस एब्रेसिव स्लरी को आगे आपके हाई प्रेशर वाटर के साथ मिक्स करने के लिए उसे पंप करता है। तो ये आपकी 3 टाइप की पंपिंग और इन्वॉल्व होती है आपकी अप्रोचेज में, डायरेक्ट पंपिंग, इनडायरेक्ट पंपिंग और बाईपास पंपिंग। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्कीमेटिक सेटअप ऑफ एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। इसमें आपके ये मेन 6 पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आपका एलपी बूस्टर आता है। एलपी बूस्टर जो होता है वो एक नॉर्मल रनिंग वाटर टैप की तरह होता है, जहाँ पे आपके प्रेशर को थोड़ा बढ़ाया जाता है मिक्सअप से पहले। आप उसको इंटेंसीफायर में डालें, आपका वाटर जो है वो इंटेंसीफायर तक पहुंचे उससे पहले उसके वाटर के प्रेशर को नियरली 11 बार तक रेज करने के लिए आप एलपी बूस्टर का यूज करते हैं। दूसरा जो आपका सेटअप में हाइड्रोलिक ड्राइव है। हाइड्रोलिक ड्राइव जो है ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक हाइड्रोलिक मोटर होती है, जो कि आपके वाटर को मूव कराने के लिए, आपके लिक्विड को मूव कराने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है एडिटिव मिक्सचर। एडिटिव मिक्सचर का काम होता है कि यहाँ पे आपकी एब्रेसिव्स जो हैं वो आपके वाटर के अंदर ऐड की जाती हैं। नंबर 4 जो है वो आपका डायरेक्शन कंट्रोल है। डायरेक्शन कंट्रोल ये एक तरीके से वॉल्व भी हो सकता है या कुछ ऐसी फिटमेंट्स भी हो सकती हैं जो कि आपके वाटर और एब्रेसिव स्लरी जो आपकी मूव करेगी उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के काम में आती है। नंबर 5 जो है वो आपके इंटेंसीफायर हैं। इंटेंसीफायर्स का काम आपके प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने का होता है। नंबर 6 जो है आपका एक्यूमुलेटर है, जहाँ पे आपका हाई प्रेशर लिक्विड जो है वो स्टोर होता है, यानी कि आपके एब्रेसिव वाटर की जो स्लरी है, जो मिक्सचर है, वो एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है, जिसके बाद ये आगे फर्दर आपके नोजल तक सप्लाई किया जाता है। अब इन्हीं सब पॉइंट्स को हम एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक पंप की। हाइड्रोलिक पंप जो होता है उसको एक 30 किलोवाट इलेक्ट्रिक मोटर जो है रन करती है। ये ऑयल को सप्लाई करने के काम आता है नियरली 117 बार प्रेशर पे। जो ये आपका कंप्रेस्ड ऑयल होता है ये रेसिप्रोकेटिंग प्लंगर पंप को चलाने के काम आता है, जिसको हम इंटेंसीफायर भी कहते हैं। ये कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है आपके वाटर जेट कटिंग को और क्लीनिंग एप्लीकेशंस को। वहीं जब हम इसकी बात हाइड्रोलिक पंप की बात करते हैं तो ये सिंगल और मल्टीपल कटिंग स्टेशंस को सपोर्ट करता है, ताकि आपकी मशीनिंग प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सके। जो दूसरा आपका कंपोनेंट है वो इंटेंसीफायर होता है। जब हम इंटेंसीफायर की बात करते हैं तो डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व को यूज करके आप इंटेंसीफायर को हाइड्रोलिक यूनिट की हेल्प से चलाते हैं। यहाँ पे वाटर जो है उसको डायरेक्टली आप इंटेंसीफायर के स्मॉल सिलेंडर में सप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसको आप बूस्टर पंप के थ्रू भी सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि पानी का प्रेशर जो है वो 11 बार हो जाता है इंटेंसीफायर में एंटर करने से पहले। यह हमने पहले भी बात करी थी कि बूस्टर का यूज जो है वो 11 वाटर के प्रेशर को 11 बार तक ले जाने के लिए यूज किया जाता है। कई बार आप क्या है वाटर को सॉफ्टन भी करते हैं, या फिर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स भी आप लोग ऐड करते हैं एडिटिव यूनिट में। जो आपका नंबर 3 था एडिटिव मिक्सचर था, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं वाटर को सॉफ्टन करते हैं या फिर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स भी उसमें ऐड करते हैं। इसी तरीके से आपका इंटेंसीफायर जो है काम करता है और हाई प्रेशर वाटर जो है वो डिलीवर करता है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा मेन कंपोनेंट आता है वो एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, जब आपका इंटेंसीफायर का जो लार्जर पिस्टन है, बड़ा वाला पिस्टन है, वो अपनी जब डायरेक्शन चेंज करता है तो आपके डिलीवरी प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। तो ये जो कमी आ रही है आपके डिलीवरी प्रेशर में, उसको ओवरकम करने के लिए आप एक डिलीवरी यूनिट में थिक सिलेंडर और ऐड करते हैं, जो कि आपके वाटर को एकोमोडेट करता है हाई प्रेशर पे, उसको स्टोर करके रखता है, जिसे आप एक्यूमुलेटर कहते हैं। एक्यूमुलेटर जो है उसका काम होता है आपके हाई प्रेशर वाटर के कॉन्टिन्यूस फ्लो को मेंटेन करने का, और प्रेशर फ्लक्चुएशंस को भी ये एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। वहीं ये आपका एक्यूमुलेटर जो है वो पानी की कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर रिलाय करता है।
जिस हिसाब से आपकी पानी की कंप्रेसिबिलिटी होगी उसी हिसाब से आपका डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेगा और आपके पानी की जो जेट वेलोसिटी है, आपकी वाटर जेट वेलोसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट आता है वो हाई प्रेशर ट्यूबिंग होता है। आपके एक्यूमुलेटर से निकलकर आपका पानी जो है वो हाई प्रेशर ट्यूबिंग में जाता है। ये आपके प्रेशराइज्ड वाटर को कटिंग हेड तक ले जाने में आपकी हेल्प करता है। इसका जो डायमीटर है वो 6 to 14 mm होता है। ये आपके कटिंग हेड को फ्लेक्सिबल मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। आपका जो कटिंग एक्शन है वो या तो मैनुअली कंट्रोल होता है या फिर उसको हम लोग रिमोट कंट्रोल वॉल्व से कंट्रोल करते हैं। आपके कटिंग एक्शन को रिमोट कंट्रोल वॉल्व से भी उसको कंट्रोल करते हैं। और जो आपके ये कटिंग एक्शन होते हैं ये मेनली रिमोट कंट्रोल वॉल्व्स जो होते हैं वो आपके कटिंग एक्शन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए जाते हैं। वहीं जब हम आगे अगले कंपोनेंट पे चलते हैं तो वो आपका जेट कटिंग नोजल है। जेट कटिंग नोजल जो है उसके दो मेन पर्पस होते हैं। पहला होता है कि आपके एब्रेसिव और वाटर की एफिशिएंट मिक्सिंग हो जाए, वो प्रॉपरली आपस में मिक्स हो जाए। और दूसरा ये जो आपका हाई वेलोसिटी वाटर जेट कॉम्बिनेशन है इसको फॉर्म करना भी आपके नोजल का काम होता है। आपके एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में आपके नोजल के साइड में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहां से आप एब्रेसिव्स को फीड करते हैं, जो कि फिर हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाता है। यहाँ से आपकी हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम आ रही होगी, यहाँ पे ये ओपनिंग है, यहाँ से आप एब्रेसिव डालेंगे जो कि आपके इस हाई प्रेशर वाटर स्ट्रीम के साथ ऐड होके आगे बढ़ेगा। अब ये दोनों एब्रेसिव और वाटर जो है आगे जाके मिक्सिंग ट्यूब में आपके मिक्स हो जाएंगे और वो फिर नोजल से बाहर निकल जाएंगे। लास्ट जो आपका कंपोनेंट आता है वो मिक्सिंग ट्यूब या चैम्बर ही है। यहाँ पे आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जेट के अंदर एंट्री ले सकें, पर लेकिन होता क्या है कि ये रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं। जब ये आपके एब्रेसिव जो है अंदर घुसने की कोशिश करते हैं आपके जेट के साथ, तो आपका जेट जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपकी जो एब्रेसिव्स हैं ये जेट के और आपके जो ये मिक्सिंग ट्यूब है इसके बीच में जो जगह बच जाती है उन दोनों के बीच में ये फंस के रह जाते हैं। जेट के और इनर वॉल्स के बीच में ये लोग फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये बार बार आपके जेट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद होता क्या है कि आपका जो जेट है उस जेट का जो मोमेंटम है वो आपके एब्रेसिव्स को भी मिल जाता है, जिसकी वजह से फिर ये आपका एब्रेसिव वाटर जेट जो है फाइनली फोकसिंग ट्यूब से निकल के या फिर हम कहें नोजल से निकल के आपके मटेरियल को काटने के लिए आपके काम में आता है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रोसेस पैरामीटर्स की। सबसे पहला जो आपका प्रोसेस पैरामीटर है वो है वाटर जेट प्रेशर। जब भी हम लोग किसी भी मटेरियल को कट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर चाहिए होता है उस मटेरियल की कटिंग के लिए। ऐसा होता किस लिए है? क्योंकि आपका जो एब्रेसिव पार्टिकल वेलोसिटी है, मिनिमम एब्रेसिव पार्टिकल वेलोसिटी आपको चाहिए होती है मटेरियल को कट करने के लिए। तो उस मिनिमम एब्रेसिव पार्टिकल वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम क्रिटिकल प्रेशर की जरूरत होती है। दूसरा जो आपका प्रोसेस पैरामीटर आता है वो वाटर फ्लो रेट या फिर नोजल डायमीटर होता है। जैसे जैसे आपका नोजल डाया या फिर वाटर फ्लो रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम होता चला जाता है। इसका रीजन ये होता है कि जैसे जैसे ये डाया या फिर फ्लो रेट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी के इंक्रीज का जो रेट है, आपके पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी पर जो उसका इंक्रीजिंग रेट है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेप्थ ऑफ कट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरा जो आपका प्रोसेस पैरामीटर आता है वो है एब्रेसिव पार्टिकल साइज। यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन साइज आप यूज करते हैं वो 100 से 150 ग्रिट का होता है। आपके नोजल मिक्सिंग चैम्बर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको आपके एब्रेसिव पार्टिकल का साइज चाहिए होता है। जिस हिसाब से आपने अपने नोजल का जो मिक्सिंग चैम्बर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन तैयार करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको एब्रेसिव पार्टिकल साइज भी मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस पैरामीटर है वो है एब्रेसिव टाइप। एब्रेसिव टाइप जो है, कौन से टाइप का आप एब्रेसिव यूज करेंगे ये सिंपली डिपेंड करेगा कि आपके मटेरियल की हार्डनेस कितनी है जिसको आपको काटना है। जो भी मटेरियल है जिसको आप कट करना चाहते हैं उसकी हार्डनेस पे निर्भर करता है कि आप कौन से टाइप का एब्रेसिव जो है यूज करेंगे। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस पैरामीटर है वो है ट्रांसवर्स रेट।
जब हम ट्रांसवर्स रेट की बात करते हैं, जैसे जैसे आपका ट्रांसवर्स रेट बढ़ता है वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस पैरामीटर है वो है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, आपके नोजल और आपके वर्कपीस के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका स्टैंड ऑफ डिस्टेंस रहेगा। जैसे जैसे वो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम होता चला जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे वो डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे ही जब एब्रेसिव जेट का जो मिक्सचर है वो बाहर निकलेगा नोजल से तो वो ज़्यादा फैल जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो उसे फैलने की जगह कम मिलेगी, जिसकी वजह से वो जल्दी वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगा एक छोटे एरिया पे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो जैसे बाहर निकलेगा हाई प्रेशर के साथ तो वो ज़्यादा फैलता चला जाएगा और ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वो बनाएगा किसके साथ, आपके मटेरियल के साथ, जिसकी वजह से आपका डेप्थ ऑफ कट जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस पैरामीटर है वो है सरफेस रफनेस, जो कि आपके वर्कपीस मटेरियल, ग्रिड साइज या फिर एब्रेसिव टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आपके मटेरियल का हाई रिमूवल रेट है तो अपने आप में आपकी सरफेस रफनेस जो होगी वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर आप फाइन ग्रेन्स की हेल्प से आप अपने सॉफ्ट मेटल्स को मशीन करने की कोशिश करते हैं तो आपकी रफनेस जो रहेगी वो ज़्यादा बेटर रहेगी। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस की, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग की कुछ एडवांटेजेस की। सबसे पहले ये किसी भी टाइप के मटेरियल को या किसी भी मटेरियल को कट करने में आपकी हेल्प करता है। ये थिन और थिक स्टफ्स को भी आपस को भी कट कर लेता है, कोई हीट यहाँ पे जनरेट नहीं होती है। एक ही टूल के साथ आप कई तरीके की शेप्स को बना सकते हैं, स्मूथ फिनिश आपको मिलती है, इजी टू लर्न है, सेफ है और कटिंग के टाइम पे किसी भी तरीके के कोई भी डस्ट पार्टिकल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। तो यहाँ पे दो ही डिसएडवांटेज आपको नज़र आती हैं। सबसे पहला है कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है और डायमेंशनल एक्यूरेसी, यहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है आपकी डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो कम होती है। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो पेंट रिमूवल के काम में आता है, क्लीनिंग पर्पस के काम में आता है, सॉफ्ट मटेरियल्स को कट करने के काम में आता है, टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, पॉकेट मिलिंग के लिए यूज़ होता है, ड्रिलिंग टर्निंग के लिए भी यूज़ होता है और आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जब आपको डिसमेंटल करना होता है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।